नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में एक और वीडियो लेके पेश हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस पठन पाठन की प्रक्रिया में हम क्लास +2 पॉलिटिकल साइंस के जो वीडियो लेक्चर हैं वो डाल रहे हैं। नियर अबाउट हम 5 जो लेसन हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी के जो लेसन हैं, बाकी के जो चैप्टर बच गए हैं वो एज सुन एज पॉसिबल हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अभी तक इस चैप्टर में हमने दो जो अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर है उनको डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट वन इज यूरोपियन यूनियन एंड सेकंड वन इज आसियान। आज हम तीसरी जो अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर जो डिस्कस करेंगे वो है राइज ऑफ चाइनीज इकॉनमी। जैसा कि मैंने हेडिंग लिख दी है, राइज ऑफ द चाइनीज इकॉनमी। अब बात कर लेते हैं चाइना की। चाइना है वो एक एशियन कंट्री है, एशिया में कम्प्लीटली पूरा दिखाई देता है और कहीं ना कहीं भारत के साथ भी इसकी जो सीमाएं हैं वो भारत शेयर करता है चाइना के साथ। चाहे JNK की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, चाहे सिक्किम की बात करें या फिर बात करें अरुणाचल प्रदेश की। इसके साथ साथ चाइना से एक नदी है तसांगपो, जो इंडिया में दिहांग जो पास है, दिहांग जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से इंटर करती है और इंटर करने के बाद में भारत में इसे ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो चाइना के साथ अगर हमारे रिलेशन की बात करूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसके साथ साथ चाइना है वो एक अल्टरनेटिव सेंटर्स और पावर के रूप में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं चाइना की। जिस तरीके से इंडिया भारत जो था वो भी गुलाम रहा ब्रिटिशर का। भारत आज़ाद हुआ 1947 में और इसी तरीके से चीन जो था वो आज़ाद हुआ 1949 में। चाइना गॉट फ्रीडम इन 1949। ईयर याद रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ईयर जो है वो कई बार पूछ लिया जाता है। हमें लगता है कि चाइना तो बहुत पावरफुल देश है और इतना पावरफुल देश क्या कभी किसी के गुलाम रहा होगा। तो अमेरिका था, वो भी गुलाम रहा है, वो भी पावरफुल कंट्री है। दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज हैं जो गुलाम रहे हैं। फिर देखिए, जैसे ही चाइना आज़ाद हुआ 1949 में, धीरे धीरे इसने कोशिश की अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपने आप का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसे अच्छा करने की। तो उसने क्या किया, 1978 के आसपास जो चाइना था उसकी जो इकोनॉमिक जो सक्सेस थी वो दिखाई देने लगी और उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ को देखकर, उसकी जिस तरीके से वो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा था उस तरीके से जब चाइना को देखा गया तो ऐसा लग रहा था कि इन फ्यूचर जिस तरीके से अमेरिका पावरफुल है उसी तरीके से चाइना भी पावरफुल बनेगा या चाइना रिप्लेस कर सकता है कहीं ना कहीं USA को। तो चाइना ने क्या किया, धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को और अच्छा करने की कोशिश की। जब चाइना की इकोनॉमी अच्छी होती चली गई तो लोगों ने इसके बारे में कुछ गैसेस, कुछ अंदाजे लगाने शुरू कर दिए कि चाइना की इकोनॉमी इन फ्यूचर किस किस देश की इकोनॉमी को ओवरकम कर देगी। इसे कंपेयर किया गया अमेरिका के साथ। टू ओवरटेक द US इकोनॉमी बाय 2040, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये कहता है कि जो USA है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसको ओवरकम कर लेगा, मतलब उससे भी ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी किसकी, चाइना की। कब तक, 2040 तक। मीन चाइना की इकोनॉमी जिस रेट से बढ़ रही थी उस हिसाब से लोगों ने बोलना शुरू किया कि चाइना है वो बहुत जल्दी अमेरिका की जो इकोनॉमी है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है, उसे भी ओवरकम कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकोनॉमी, पॉपुलेशन, लैंड, रिसोर्स एंड लोकेशन। इसके साथ साथ देखिए, अगर किसी भी देश की मैं बात करूं, चाहे मैं इंडिया की बात करूं, अब इंडिया की लोकेशन की बात करें तो इस साइड और डाउनवर्ड, 3 साइड से वो ओशन से घिरा हुआ है। इसका जो सी रूट है वो बहुत अच्छा है। इसी तरीके से अगर हम चाइना की लोकेशन की बात करें, तो हर साइड
जो भी देश है वो चाइना के लिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बूस्टअप करता है। कहीं ना कहीं चाइना कंट्रीज के साथ सी ट्रेड के साथ या सी रूट के थ्रू, रोड्स रूट के थ्रू या एयर रूट्स के थ्रू जुड़ा हुआ है। सो उसको अपनी इकोनॉमी को और अच्छा करने के लिए कुछ दूसरी चीज़ें काफ़ी अच्छी रही उसके लिए। पहला, चाइना की पॉपुलेशन। चाइना की जो पॉपुलेशन है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखने वाला देश चाइना है। सेकंड, अगर लैंड की बात करें तो चाइना का जो लैंड एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। इसके साथ साथ चाइना के अगर इंटरनल एरिया में हम रिसोर्सेज की बात करें, संसाधनों की बात करें, तो संसाधन बहुत अच्छे हैं। सो उसकी इंडस्ट्रीज अच्छी है। और इंडस्ट्रीज के साथ साथ अगर हम चाइना के कुछ इम्पॉर्टेंट हम सिटी की बात करें तो उनकी लोकेशन भी चाइना के ट्रेड को बूस्टअप करने में बहुत ज़्यादा जो रोल है उसे पे करती है। मींस चाइना की अगर सिटीज़ की बात करें या उसके इकोनॉमी के अंदर उसकी पॉपुलेशन की बात करें, लैंड की बात करें, तो सारी चीज़ों ने कहीं ना कहीं चाइना की इकोनॉमी को और अच्छा करने में योगदान दिया है। फिर बात कर लेते हैं कि देखिए चाइना में जब चाइना आज़ाद हुआ 1949 में द कम्युनिस्ट पीपल्स पार्टी के द्वारा, या हम बात करें कि चाइना जब आज़ाद हुआ तो जो माओ थे या माओ तसे तुंग, उनकी लीडरशिप में रिवॉल्ट हुई चाइनीज और चाइना को आज़ादी प्राप्त हुई। अब जब आज़ाद हुआ चाइना तो उसके बाद में चाइना की जो इकॉनमी थी दैट इज टोटली बेस्ड ऑन दी यूएसएसआर मॉडल। वो कहीं ना कहीं इंस्पायर थी यूएसएसआर के मॉडल से कि यूएसएसआर का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो उसका इकोनॉमिक जो मॉडल है, हम उस मॉडल को फॉलो करेंगे। और अगले कुछ सालों तक उसने क्या किया, जो यूएसएसआर का जो इकोनॉमिक जो मॉडल था उसको ही चाइना ने क्या किया, फॉलो किया। अब देखिए पूरी दुनिया में उस टाइम कोल्ड वॉर भी चल रहा था। कोल्ड वॉर जो था वो था यूएसए और यूएसआर के बीच में। अब चाइना ने जब यूएसएसआर को फॉलो करना शुरू किया, मीन्स चाइना ने क्या किया, फॉलो किया यूएसएसआर को, तो कहीं ना कहीं चाइना के जो रिलेशन थे वो जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे, चाहे अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, उनसे टूट गए। सो ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशंस विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड एंड रिसोर्सेज। अब देखिए जब चाइना के कैपिटलिस्ट कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे तो चाइना के पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। या तो वो सिर्फ कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकता था, रशिया के साथ ट्रेड कर सकता था, या फिर कुछ नियर बाई के जो कंट्री थे उनके साथ। सो इसीलिए अब चाइना को लग रहा था कि देखिए यूएसए की साइड से तो कोई सहायता मिलने वाली है नहीं, मीन्स कि यूएसए की तरफ जो सहायता मिलने वाली थी वो तो अब कैंसिल हो चुकी है। उसे बेनिफिट मिल सकता था सिर्फ यूएसएसआर की इकोनॉमी से। तो इसने क्या किया, अपने जो रिसोर्सेज थे अब चाइना उसके ऊपर ही बेस्ड हो चुका था। उसे लग रहा था कि चाइना को अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, अपने आप को अच्छा करने के लिए उसके खुद के जो रिसोर्सेज हैं उन पे ही काम करना पड़ेगा। और उसने यही किया, उसने यही रास्ता अपनाया कि क्यों ना मैं किसी अदर कंट्री की सहायता की बजाय खुद के पास जो रिसोर्सेज हैं मैं इनको क्या कर लूँ, डेवलप कर लूँ। तो सो इसने इनकी डेवलपमेंट के लिए काम करना शुरू किया। शॉर्टेज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंजेस, नीड टेक्नोलॉजी एंड द गुड्स। अब देखिए उसने डेवलपमेंट करने की कोशिश की, बट उस टाइम दिक्कत क्या हुई चाइना के साथ कि चाइना के पास जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो बहुत कम था। या इसके साथ साथ चाइना में बहुत सारे दूसरे कंट्रीज ने इन्वेस्ट नहीं कर रखा था। तो सो चाइना के अंदर ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए इंडस्ट्रीज को लगाना था। अब इंडस्ट्रीज अगर चाइना में लगेगी तो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, अच्छा करने के लिए ज़रूरत होगी नई टेक्नोलॉजी की, जो कि चाइना के पास नहीं थी। सेकंड वन कि इसके साथ साथ जो गुड्स होगी, मैंने आपने इंडस्ट्रीज लगाई और गुड्स का प्रोडक्शन किया, तो गुड्स को सेल एंड परचेज करने के लिए आपके पास इंटरनेशनल मार्केट होनी चाहिए थी।
वो भी उस टाइम चाइना के पास नहीं थी। तो चाइना का जो फर्स्ट स्टेप रहा वो यही रहा कि हमें हमारे रिसोर्सेज को डेवलप करना है और हमारे ट्रेड को बिल्डअप करना है। इसके लिए चाइना ने किया क्या, अपने इंटरनल एरिया में, अपने देश के अंदर ही उसने क्या किया, इंडस्ट्रीज को सेट करना शुरू किया और जो टेक्नोलॉजी थी उसे डेवलप करने की चाइना ने कोशिश की। जो भी उसके गुड्स बने, जो भी उसने वस्तुएं बनाई, उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का काम भी उसने शुरू करने की कोशिश की। अब देखिए, जब कोई कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स उसे फेस करनी पड़ती है और अल्टीमेटली वो धीरे धीरे करके क्या करता है, जो उसका एम होता है, जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है, वो उसे पा लेता है। अब चाइना ने क्या किया, ये सारी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा था, सो चाइना डिसाइड टू सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक गुड्स। अब चाइना को लगा कि उसने डिसाइड किया, उसने ये तय कर लिया कि अब क्या होगा, उसके पास जो जो डोमेस्टिक गुड्स हैं, जो डोमेस्टिक जो घरेलू जो वस्तुएं हैं, उनका ही इंपोर्ट किया जाएगा, उनका ही आयात किया जाएगा, उन पे ही काम किया जाएगा और मीन्स कोशिश की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने के लिए चाइना ने कोशिश की कि जो उसके पास रिसोर्सेज हैं, जो उसके पास गुड्स हैं, उन्हीं के बेस के ऊपर वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगा। सो अब वो देखिए अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा था और इसके साथ साथ वो फॉलो कर रहा था किसके, यूएसएसआर मॉडल के। और यूएसएसआर मॉडल के अकॉर्डिंग ही उसने कुछ और काम किए। बाय दिस मॉडल एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज एंड यूज रिसोर्सेज। अब यूएसएसआर के पैटर्न को उसने फॉलो किया और फॉलो करते करते उसने क्या किया, अपने एरिया में इंडस्ट्रीज को लगाई। इंडस्ट्रीज जब लगाएगी तो जो चाइना के पास रिसोर्सेज थे उसको उसने क्या किया, यूज किया। रिसोर्सेज को जब यूज किया तो उससे क्या बनी, उसे गुड्स बनी और जो गुड्स बनी उसको सेल एंड परचेज किया गया इंटरनेशनल मार्केट डेवलप करने के लिए। अब जब इस तरीके से चाइना ने काम किया तो वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा और उसकी जो मार्केट थी वो धीरे धीरे स्टैब्लिश होने लगी। पूरी दुनिया के देश जो थे उससे धीरे धीरे करके टाई अप करने लगे। जब इंडस्ट्रीज लगी, मार्केट बनी, तो इससे हुआ क्या कि चाइना के जो लोग थे, चाइना के जो कॉमन पीपल थे, उनको रोजगार मिलना शुरू हो गया, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो गया। और जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हुआ तो लोगों का लाइफ जो स्टैंडर्ड था वो इम्प्रूव हुआ, लोगों को अच्छी एजुकेशन मिलना शुरू हुई, लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दी गई। मीन्स सरकार ने इसके साथ साथ जो वेलफेयर जो पॉलिसीज थी उनको भी लागू किया लोगों की इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि जो लोग हैं उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो पूरी की जा सके। चाइना ने ऐसी कोशिश की। सो इस चीज़ में चाइना धीरे धीरे करके क्या हुआ, अच्छा होता चला गया। उसने लोगों की वो सारी नीड्स पूरी कर डाली जो लोगों की एक उम्मीद होती है कि उन्हें अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, एक अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छे उनके पास कपड़े हों, अच्छी उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ हो। अब जैसे जैसे ऐसा काम होता चला गया तो चाइना की जो इकॉनमी थी उसमें क्या दिखने लगी, ग्रोथ दिखने लगी, क्योंकि चाइना ने अपने लोगों को भी खुश किया और जब लोग खुश थे तो लोगों ने गवर्नमेंट के लिए काम करना शुरू किया ऑनेस्टली। जब लोगों ने ईमानदारी से काम किया तो चाइना की जो इकॉनमी थी वो बढ़ना शुरू हुई। किस रेट से, 5 से 6% पर ईयर की रेट से जो उसकी जीडीपी थी वो लगातार ग्रो कर रही थी। चाइनीज इकॉनमी आल्सो ग्रू विद रेट ऑफ 5 to 6%। अब चाइना की जब ग्रोथ रेट बढ़ रही थी, इकॉनमी बढ़ रही थी, लोगों का लाइफस्टाइल ठीक हो रहा था, तो इसके साथ साथ चाइना को एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, दैट इज चाइना की पॉपुलेशन। चाइना की पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही थी 2 से 3% पर एनम। अब जब जनसंख्या बढ़ रही है लगातार, आपके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है,
आपके पास रिसोर्सेज कम है, जनसंख्या आपकी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज और किसके बीच, पॉपुलेशन के बीच जो बैलेंस होगा वो खराब हो जाएगा। सो इसी बैलेंस को प्रॉपर रखने के लिए चाइना ने कोशिश की। अब जब कोशिश की गई तो चाइना ने रिफॉर्म्स किए अपने एरिया में अलग अलग फील्ड्स को लेकर, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जाए या फिर बात करें डोमेस्टिक एरियाज की, या फिर बात करें ट्रेड की, और या फिर बात करें हम एग्रीकल्चर सेक्टर की। अब उस टाइम चाइना के पास जितनी लैंड थी और जितनी लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर हो रही थी और एग्रीकल्चर से जितना प्रोडक्शन हो रहा था, अब जितना प्रोडक्शन हो रहा था वो सफिशिएंट नहीं था, वो ठीक नहीं था, या वो प्रॉपर नहीं था लोगों की नीड्स के। लोगों की नीड ज़्यादा थी, चाइना की जो पॉपुलेशन थी उसकी नीड ज़्यादा थी, और उसके पास रिसोर्सेज कम थे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कम थी। सो जो एग्रीकल्चर जो एरिया था उससे जितनी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिल रहा था वो भी कम मिल रहा था। सो ना तो प्रॉपरली इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी और ना ही लोगों की जो कुछ नीड थी वो कंप्लीट हो पा रही थी। तो सो इस टाइम जब इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा तो जो वहाँ गुड्स होगी वो लेस ही प्रोडक्ट हो पाएगी, गुड्स कम बन पाएगी, और लोगों की भी काम करने की जो एफिशिएंसी होगी वो कम होगी। तो सो इसी रीजन बीइंग जब गुड्स आपके पास कम है, वस्तुएं आपके पास कम है, तो ट्रेड होगा वो भी क्या होगा, आपका लो होगा, कम होगा दूसरे कंट्रीज के साथ। तो सो ये कुछ चीज़ें थी जो चाइना ने अपनी आज़ादी के बाद में फेस की, कुछ ये प्रॉब्लम्स थी जिनको हमने डिस्कस किया चाइना की आज़ादी के बाद। अब धीरे धीरे करके चाइना ने क्या किया, इन प्रॉब्लम्स को एक एक करके इनके लिए कुछ स्पेशल प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया, और जब स्पेशल प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया तो धीरे धीरे इन सारी समस्याओं को उसने सुलझा लिया, और धीरे धीरे वो दुनिया की पावरफुल जो शक्ति थी वो बनता चला गया। ये सब हम पढ़ेंगे कल, यानी चाइनीज़ इकॉनमी पार्ट 2 में। तो आज की वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।